नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम हिंदू टीवी। सियासी गलियारों में आजकल क्या कुछ नया हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी। उनका स्वागत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है नमस्कार। सर। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, चर्चा शुरू करेंगे, पर सबसे पहले चंद्रयान 3 की सफलता की बात करते हैं, जो पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ना सिर्फ एक उपलब्धि है, बल्कि इस मिशन की सफलता ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान की है। पर इसके साथ कहीं ना कहीं एक सवाल भी पैदा होता है कि चंद्रयान मिशन की सफलता के साथ ही चांद पर हम पहुंच गए हैं, चांद के साउथ पोल पर हम पहुंच गए हैं, तो क्या हम वाकई कुछ नया हासिल करने जा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो अपने आप वहाँ पे दक्षिण ध्रुव में पहुँचे हैं। हम्म। वो ही अपने अपने सबसे पहला दुनिया का देश बन गया है हिंदुस्तान कि दक्षिण साउथ जो है कॉर्नर पे हम पहुँचे हैं। बाकी इससे पहले मैं इसरो के सभी साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को, चंद्रयान की जो टीम 3 की जो टीम है उन सबको भी बधाई, और अपने आप जो सारे देश और दुनिया में बैठे भारतीय हैं उनको विशेष रूप के इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, इसमें चंद्रयान 3 का रोवर चल रहा है, वहाँ पे कितने किलोमीटर की उसकी आज की 8 से 10 किलोमीटर वो चल चुका है और तस्वीरें भेज रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो आपके बात है, इसमें पृथ्वी, चांद, पृथ्वी और सूर्य तीनों की से संबंधित जो सामग्री है वो मिलेगी, और उसके साथ वहाँ पे जो खनिज है, जो तत्व है, उनके बारे में पता चलेगा। और दूसरे जो साउथ के वो जो ध्रुव है उसमें, जो दक्षिण ध्रुव जिसको कहते हैं, उसमें नमी का जो फीलिंग है, उनको लगता है कि यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा कहीं नीचे होगी क्योंकि नमी है जहाँ पृथ्वी में। तो अगर वो नमी मिलती है तो इसका मतलब वो ढूंढने की कोशिश करेंगे भी ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल है। अगर वो है, पानी की क्या स्थिति बनती है, ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये है कि जो हम अगर उड़ान आगे के देखते हैं, सूर्य की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये पड़ाव बनेगा। और दूसरी बात ये समझिए कि ये जो उपलब्धि है हमारी, इसमें जो सबसे बड़ी गर्व की बात ये है, देखिए हम इसको इस तरह ना ले कि ये इस सरकार की उपलब्धि है या इसके पीछे 60 साल की एक तपस्या है। जैसे कोई ओलंपिक का खिलाड़ी जीतता है तो वो एक क्षण तो होता है कि उसको गोल्ड मेडल मिलता है, तो उसके पीछे की जो मेहनत है, इतने सालों की मेहनत, वो तैयारी जो हमने कहाँ से साइकिल पे अपना रखा, आजकल सोशल मीडिया पे चलता है कि जो पहले चला, और कैसे हम धीरे धीरे गड्ढे से कहाँ, और लोग आज इंटरनेशनल मीडिया पे भी हमें तारीफें हो रही हैं सब। पर कहीं उस समय जब हमने शुरू किया था तो उस समय हमारा मजाक भी उठता था कि हिंदुस्तान में कहाँ गरीबी और कहाँ इतना पैसा लगा रहे हैं और देख रहे हैं कहाँ पहुँचना है। क्योंकि पहले जो 2-3 अभियान थे, वो कोई समुद्र में गिर गया, कोई कॉलेज की किसी बिल्डिंग में जाकर गिरा, या कोई, तो लोग जो विकसित देश थे वो, और आज स्थिति ये है कि अमेरिका, रशिया और चाइना और चौथा भारत, ये 4 आ गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो अच्छा, इससे भी आगे आप बात है, आप इस समय 2 सेंटर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ब्रह्मांड की जो कर रहे हैं स्टडी, नासा और इसरो। नासा में इंडियन है और इसरो में कोई विदेशी नहीं है, सब भारतीय। और ये लोहा मनवाना इस देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, अपने बहुत बढ़िया ऐतिहासिक क्षण है। और हम सब, मैं कहता हूँ, उस ईश्वर के आभारी हैं जिन्होंने हमें ये मौका दिया देखने का, अगली पीढ़ी के लिए जो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पिछली पीढ़ियों की एक मेहनत रंग लाई। और इसमें जो हमारा दुखदाई जो है, जो हमारा पक्ष और विपक्ष इस सफलता में भी एक दूसरे की नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि इस सरकार की नहीं, उस सरकार की है। मैं कहता हूँ कि जीवन जो है रिले रेस की तरह है। 100 मीटर की रेस होती है, 400 मीटर रिले रेस। एक बैटन देता है, दूसरा पकड़ता है, दूसरा आगे लेता है, और उसमें अगर आप देखें तो एक बैटन लीड लेके दूसरे को देता है, फिर दूसरे से छूट जाती है, पीछे रह जाता है। हमारे परमात्मा ने ये कृपा की, हमें बैटन मिली, तो हमारी अगली सरकारों ने बढ़ाई। चाहे मनमोहन सिंह के 5,000 करोड़ था, इस सरकार ने 12,000 करोड़ किया, तो ये बैटन आगे आगे बढ़ती गई। और ये, इसको एक पॉजिटिव ढंग से लेना चाहिए, ना कि इसके या मेरी या तेरी नहीं, ये देश और दुनिया के लिए ये उपलब्धि है। ये सबकी उपलब्धि है। मानता जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केवल भारत के लिए नहीं, मानवीय पक्ष को सामने रखते हुए सारी मानवता को इसका लाभ मिलेगा, तो इसको इस तरह लेना चाहिए। सर, अगला सवाल, महंगाई के मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसे पूरी जोर शोर से भुनाकर 2014 में अगर देखें तो बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई थी। महंगाई की बात इसलिए हो रही है क्योंकि एक बार फिर से महंगाई अपने पूरे चरम पर है, और जिस तरह से कई प्रदेशों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, उसके बाद
कुछ चीज़ों के दामों में बढ़ोतरी के कयास लगाए जा रहे हैं, सामने आ रहा है। क्या लगता है आपको, क्या महंगाई का ये मुद्दा आने वाले चुनावों में एनडीए के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है? क्योंकि एक सर्वे हुआ है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आज अगर देश में चुनाव होते हैं तो एनडीए को जहां 43% वोट मिलेंगे तो वहीं विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को 41% वोट मिलने की संभावना है, टफ फाइट की मुकाबला बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि महंगाई, तीन इश्यू सबसे बड़े महंगाई के, तो गैस सिलेंडर के जो रसोई को इफेक्ट करता है, पीछे टमाटर का बड़ा बहुत ज़्यादा था, तीसरी आपके प्रश्न में जवाब है कि प्राकृतिक प्रकोप के कारण सड़कें बंद हो गई, फसल तबाह हो गई, और उसका अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे कुछ इंपोर्ट करने की शुरू किया, कुछ एक्सपोर्ट बंद किया सब्जियों का, और उसका सारा चेक एंड बैलेंसेस का प्रोसेस चला है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने 1-2 महीने के बाद इस पे कंट्रोल हो जाएगा। जहाँ तक मैं एक दूसरी बात ये मानता हूँ कि जब इंसान का पेट और जेब दोनों प्रभावित हो तो उसका फर्ज तो पड़ता ही है। बिल्कुल। तो ये पेट और जेब दोनों से जुड़ी बात है। सरकार को कॉन्शियस होना चाहिए, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने जो रंग दिखाया और जो हालात बने हैं, अगर सरकार महंगाई की तरफ इतना वेटेज नहीं देती, गैस सिलेंडर जैसे ये हर की रसोई इफेक्ट है, हर की जेब इफेक्ट है, वह बड़ा चाहे छोटा है जो हुआ। और दूसरा कि हमारे जो एक जिसको हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, और जब उससे लोअर क्लास है, वो तो पूरी तरह इफेक्टेड है। बिल्कुल। अपर मिडिल को छोड़ भी दें हम, जो मेजर वोट बैंक है, मेजर वोट बैंक है। और आपको ये जिस तरह की राजनीति की आप बात कर रहे हैं, वोट परसेंटेज की, पक्ष और विपक्ष की बात चल रहे हैं, उसमें जो हिंदी भाषाई जो कहते हैं नॉर्थन बेल्ट जिसको कहते हैं, उसमें महंगाई का असर करेगा, एक बात। दूसरी जो एडवांटेज होगी सरकार को, वो जो चंद्रयान की सफलता है, वो इस एरिया में ज्यादा मोदी सरकार को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो एक तरह से बैलेंस का अपर हैंड हो जाएगा थोड़ा सा। पर साउथ में बीजेपी की अपनी पकड़ कम है, साउथ की जो रीजनल पार्टीज है उनकी पकड़ ज्यादा है। तो जो गैर हिंदी भाषाई साउथ पर्टिकुलर, उसमें जो इंडिया की टीम है उनको ज्यादा एडवांटेज है, इसीलिए टफ फाइट बोलते हैं। पर वो जोन वाइज है, मेरे हिसाब से जो नॉर्दर्न इंडिया और हिंदी भाषाई राज्य हैं उनमें इनको टफ फाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि पहली बात। अच्छा, दूसरी जहां तक सर्वे की बात है, अभी 7-8 महीने पड़े हैं, राजनीति तो 24 घंटे में बदल जाती है। तो अभी इसको एक स्थायी रूप में ना लें। अभी हम ये दें कि महंगाई एक मुद्दे तक इफेक्ट कर रही है, लेकिन टमाटर के रेट जैसे कम हुए हैं, रसोई की अगर कंट्रोल हो जाए, पेट्रोल डीजल के रेट कम होते हैं, तो वो एक सीमा को जाकर रुक जाएगी। फिर चंद्रयान और दूसरे जैसे ब्रिक्स मिलन पे जो प्रधानमंत्री की चाइना से नेगोशिएशन जैसा सारी बात हुई है, तो उसका एक एडवांटेज आज की स्थिति में मोदी को है, मोदी सरकार और मोदी इंडिविजुअल दोनों को एडवांटेज। खैर, अगली खबर की बात करते हैं, अगले मुद्दे की बात करते हैं। राहुल गांधी ने लद्दाख दौरे के दौरान भारतीय जमीन पर चीनियों के कब्जे की बात को एक बार फिर से दोहराया। वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कहा कि एलएसी का सम्मान जरूरी है। चीनी विदेश मंत्रालय का दावा है कि जो ये मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और चीनी राष्ट्रपति की, वो भारत की रिक्वेस्ट पर हुई है। दूसरी तरफ भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। क्या लगता है आपको, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जो कहा वो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है? नहीं, डैमेज मैं समझता हूँ नहीं है कुछ, क्योंकि हमारी लड़ाई चाइना से 2020 की चल रही है, 3 साल हो गए हमें। जो लद्दाख साइड में हमारी सीमा एलओसी का जो झगड़ा पड़ा है, तो हमारे विदेश मंत्री ने पहले यूएनओ में भी कहा, पहले भी कहा, अब सीधा 1-to-1 बात में भी प्राइम मिनिस्टर ने जीपिंग से बात करी कि हमें एलओसी जब तक नॉर्मल नहीं है, हमारे संबंध भी नॉर्मल नहीं हो सकते। और जहाँ तक ये चाइना का कहना है कि इंडिया की रिक्वेस्ट पे, मैं नहीं समझता कि हम चाइना को जो वो कह रहा है उस पर माने, क्योंकि चाइना जो नेहरू के समय में जो चाइना ने वादे किए उस पर नहीं ठीक उतरा, आज भी नहीं ठीक उतरा। और जो राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट है लद्दाख के लोगों को लेकर, मैं समझता हूँ कि ये एक इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको, जो आर्मी के वहाँ पे तैनात हैं, अगर आप बात कर रहे हैं ज़मीन हड़पने की, तो ये नेहरू के समय में था 1962-63 में, जब चाइना ने हमला किया हमारे पे,
और 29,000 किलोमीटर का कब्जा उन्होंने किया और वन साइडेड उन्होंने बंद की वार। हमने नहीं उनको रोका कोई, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं था उस समय। हमारे जवान तो उस बर्फीले इलाके में लड़ने के पास, उनके पास ना कपड़े थे, ना जूते थे, ना हथियार थे, वो तो देश के लिए कुर्बानी दे गए उस समय। तो इस समय तो हमारे पास हवाई जहाज की वहाँ पे नाती नए लेटेस्ट जो है जहाज हमने लिया वो सामने खड़े हैं, फोर्सेस कितने खड़ी हैं। और ये लड़ाई पता है कि उनकी चौकियाँ जैसे बर्फीले में हमारे कारगिल का हुआ, चीन ने धोखा दिया हमें, मान लिया हमने, धोखा देकर वो पॉइंट 10 चौकियाँ या 2 चौकियाँ धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। तो ये चौकियों की लड़ाई की जगह की लड़ाई नहीं है, ये पोस्टिंग की लड़ाई थी कि यहाँ पे दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि यहाँ पे हमारी पोस्ट होगी, वहाँ पे आपकी पोस्ट होगी। उसमें जो एक बफर लैंड होती है उसका झगड़ा है, कोई वो ट्रूप अंदर थोड़ा आगे जैसे 29,000 किलोमीटर के अंदर उन्होंने हमला करके कब्जा किया, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तनाव है, उन्होंने चौकियों पे कब्जा किया जो एक बर्फीले मौसम में दोनों को एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है कि बर्फ के हम पीछे आएंगे। और उसके बाद जैसे कारगिल का भी ऐसे पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया था और इसी तरह चाइना ने हमारे साथ धोखा किया। अब लड़ाई के लिए वो भी तैयार है, लड़ाई के लिए हम भी तैयार हैं। और दोनों की स्थिति ये है कि दोनों लड़ने की स्थिति में नहीं आ सकते क्योंकि अफोर्ड नहीं करते लड़ाई से किसी ना भारत का फायदा ना उनका फायदा ना इस टोटल एशियन साइड में है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कितनी 17-18 आपस में कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं टू क्लियर दिस इशू पे, हाँ कहाँ पे चलना है। तो उसको जब राहुल गांधी इस तरह कहते हैं, ये एक अपोजिशन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनको वो कांग्रेस अपना आने वाला प्रधानमंत्री के चेहरा के रूप में देखते हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि तोल मोल के बोल, एक हमारी पुरानी कहावत है, ये राहुल गांधी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि तोल मोल के बोले तो उनकी इज्जत अपनी भी है, पार्टी की इज्जत भी है और उनका अपने एक छवि बढ़ेगी। जब वो ऐसा बोलते हैं तो उनकी एक मर्यादा से नीचे वाली बात होती है, छवि भी इफेक्ट होती है और उसका नुकसान पॉलिटिकली भी होगा और देश की छवि भी खराब होती है। और जो एक हमारे फोर्सेस हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं वो भी थोड़े से अपसेट होते हैं, डीमोरलाइज होते हैं कि हमारा लीडर इस तरह जो बोल रहा है, चाहे वो ओपन है तो लीडर पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर, और उनके पीछे उनके नाना दादी ये सारे इतने साल पावर में रहे और फैमिली आज भी पावर के विजन, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती उनके, और ये देश हित में नहीं है। उनको अपने आप को एक मर्यादा में रह के शब्दों को बोलना चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ। फिर अगला पंजाब की बात पर आते हैं। मान सरकार का कहना है, मान सरकार चाहती है कि खेल जगत में, खेलों में पंजाब का नाम रोशन हो, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। इसके लिए मान सरकार ने नई खेल नीति की घोषणा की है जिसके तहत ओलंपिक पदक विजेताओं को कई करोड़ इनामी राशि देने की बात कही गई है। खेल मंत्री मीत का कहना है कि ग्राउंड लेवल पर भी खेलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, खेल नर्सरियां बनाई जाएंगी। तो क्या लगता है अगर ये जो खेल नीति है कारगर साबित होती है या सही ट्रैक पर चलती है तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हरियाणा के मुकाबले पंजाब भी खेल जगत में नाम कमा पाएगा? देखो, हमारे वेदों में परमात्मा से पहली जो प्रार्थना की है निरोगी काया, कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, निरोग, कोई बीमारी ना हो। तो पंजाब इस समय नशे में बिल्कुल काबू है। नशे की लत पिछले 10 साल से या 15 साल से जो नशे का कारोबार चला, कोई कारण हो किसी तरह पर, उस कारण हमारा जो युवा पीढ़ी है वो एक तो नशे से इफेक्टेड है, दूसरी जो पिछली सरकारों ने खिलाड़ियों के प्रति और खेलों के प्रति जो उदासीनता दिखाई, ये दोनों कारण मिलके युवा पीढ़ी को एक भटकन पैदा हो गई। उसमें वो ना तो खेलों में पूरे जा सके, उसका विकल्प उन्होंने नशा देख लिया। अब जो नई खेल नीति बनी है उसके लिए सबसे जो अच्छी चीज़ ये है, एक तो उन्होंने बुनियादी ढांचा जिला स्तर पे उसको इम्प्रूव करने की बात कही। दूसरी उन्होंने कही कि जिला स्तर के खिलाड़ी, जो राज्य स्तर के खिलाड़ी जो नेशनल लेवल पे जाएंगे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको स्कॉलरशिप स्टाइपेंड मिलेगा। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि कोचेस जो है उनकी जो पोस्ट है वो क्रिएट किए 2-2.5 हज़ार के करीब है, वो फिल की जाएंगी। चौथी जो बड़ी बात है कि उन्होंने खेलों का दायरा बड़ा किया है। आगे खेल कुछ लिमिटेड थे जिनके खिलाड़ियों को मिलता था, अब उन्होंने मेरे 70-80 खेलों के करीब उन्होंने बनाई है जिनके प्लेयरों को उन्होंने स्टाइपेंड और उससे होता है।
और उससे बड़ी बात जो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, जो स्वर्ण मेडल गोल्ड मेडल जीत के आए उसको 3 करोड़ दिया, दूसरे को 2 करोड़ दिया, कांसे का उन्होंने 1 करोड़ ही रखा, वो पहले भी 1 करोड़ में था, रजत वो था। तो और आगे इसके आगे बात आई, जो प्रीवियस हमारे ओलंपियंस रहे हैं उनको भी उन्होंने मंथली एक आर्थिक पैकेज देने की कोशिश, ना पेंशन में वर्ड नहीं यूज करता, इकोनॉमिक हेल्प उनको देने, आर्थिक मदद जो समझो, क्योंकि कई दफ़ा हमारे पीछे अगर आप जाएं तो देखिए जो हमारे पहलवान हैं या हमारे खिलाड़ी रहे हैं बहुत दयनीय स्थिति वो अल्टीमेटली जब ओल्ड एज में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको इकोनॉमिक क्राइसिस आता है और वो अपने मेडल बेचने को तैयार हो जाते हैं, हमारे मेडल ले लो, हमें पैसे बहुत दो। सारे ऐसे मामले तो देखने को कम मिले। से कम जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ये कोई, वैसे मैं इस बात को कहता हूँ कि ये बधाई के पात्र है सरकार कि उसने ये काम किया, खेलों और खिलाड़ियों के बारे में सोचा। लेकिन अगर ये स्विच ऑन ऑफ नहीं है, वे आज अनाउंस हो गए और आज ही रिजल्ट आ जाएंगे, ये आप समझे कि अगले 5 या 10 साल में इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। देखो हरियाणा ने अगर बनाया है तो उसको 10 साल बाद 5 साल बाद उसको पंजाब से कहीं आगे निकल गया। हरियाणा खेल खिलाड़ियों में पंजाब से एक पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या राष्ट्रीय स्तर पे 35-40% मेडल जो है वो हरियाणा के नाम पे आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक कांस्टेंट पॉलिसी रखी स्पोर्ट्स की। अब ये पॉलिसी नए पुराने और सारे सबको संभाल कर बनाई गई है, तो इसके परिणाम अच्छे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, पर समय लगेगा, क्योंकि ये स्विच ऑन ऑफ वाली बात नहीं है, ये एक ट्रेंड बनाने की बात है, क्योंकि नशे से छुड़ाना और खेलों को ले जाना, ये कन्वर्शन जो धीरे धीरे होगी, ये बदलाव आएगा एक पॉजिटिव साइड पे, एक सही दिशा में उठा कदम मैं कह सकता हूँ। सर आखिरी सवाल, पंजाब की बात, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में कहा जा रहा है कि लिखा गया है कि जो राज्यपाल हैं वो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं, इस बात की चेतावनी उस चिट्ठी में दी गई है। तो जो चिट्ठी वॉर है मुख्यमंत्री के बीच, या कह सकते हैं कि पंजाब की आप सरकार के बीच और राज्यपाल के बीच, ये कुछ नई नहीं है, पहले भी इस तरह से चिट्ठी राज्यपाल की ओर से लिखी जा चुकी है। तो क्या लगता है आपको, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं इसको ये कहता हूँ कि एक गलत दिशा में उठा कदम है। लोकतंत्र प्रणाली में हम रहते हैं, राज्य सरकार में हमारे पंजाब में 117 विधानसभा सदस्य हैं, उसमें 92 का समर्थन उनके पास है। बिल्कुल, तो उसको आप उस प्रदेश में या उस सरकार को भंग करके आप राष्ट्रपति शासन के जो सोचना भी मैं समझता हूँ कि एक दुष्पन है। ये इतनी बड़ी गलती हो गई है, मैं समझता हूँ कि एक राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और उसकी मान मर्यादा, मैं समझता हूँ कि वो जो कुर्सी पे बैठा आदमी उसकी भी जिम्मेवारी है। अगर आज वो आरोप लगा रहे हैं कि भगवंत मान सरकार या मुख्यमंत्री मेरी चिट्ठियों को जवाब नहीं देते, तो वो एक संवैधानिक गलती मैं मान सकूँ कि उनका कर्तव्य है, गवर्नमेंट का ये कर्तव्य है कि टू इन्फॉर्म द राज्यपाल, जो वो कुछ मांगे उनको देना है। संविधान ये कहता है 160 धारा के बीच में उनका हक बनता है राज्यपाल का जो अधिकार है, संविधान जो कहता है कि जो राष्ट्रपति शासन लग सकता है वो दो मुख्य कारण उसमें है। एक तो है कि वित्तीय संकट स्टेट में आ जाए, फाइनेंशियली इतना फेल हो जाए कि उसको संभाल नहीं पा रहे, तो वो उसके कारण लगा सकते हैं। दूसरा जो पहला कारण उन्होंने बताया संविधान के अनुसार, वो है कि बाहरी आक्रमण हो जाए, बाहर से हमला हो गया, पाकिस्तान सब हमला कर देता है इस बॉर्डर पे, तो सेंटर कर सकती है, रूल लगा दिया, या विद इन स्टेट कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, कोई ऐसा विद्रोह आ गया भी जो सरकार को तोड़ने या देश को तोड़ने की रहे, उस मान। तीसरा पहलू उन्होंने रखा है जो जिसमें जिसकी चिट्ठी का चेतावनी देगा, चिट्ठी में चेतावनी दी गई है कि संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए तो तब भी लगा सकते हैं। देखिए संवैधानिक तंत्र के नाम पर अतीत में अगर जाएं तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आ चुके हैं कि संवैधानिक तंत्र के नाम पे आप सरकार को नहीं तोड़ सकते, भंग आप सरकार को तोड़, राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता राज्य में, क्योंकि ये एक कारण रखा हुआ है, पर केवल इस कारण के लिए आप राष्ट्रपति। और ये बात मैं समझता हूँ कि पुरोहित जी आप भी एक जर्नलिस्ट हैं और सीनियर रहे हैं, तो उनको भी पता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक धमकी
नुमा पत्र लिख दिया, चेतावनी जिसको आप कह सकते हैं, पर पंजाब यूनियन टेरिटरी नहीं है, दिल्ली नहीं है। एक बात सबको समझनी चाहिए, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, उसमें जो मुद्दा था वो और तरह का था। पंजाब की राजनीति को समझना और चलना, पंजाब का मैं समझता हूँ महाराजा रणजीत सिंह से लेकर आज तक एक दिल्ली के विरोध में एक भावना रही है। यहाँ की सत्ता हमेशा, यहाँ बेशक आज हम दिल्ली हमारी अपनी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ पे आधे जो लोग हैं पॉलिटिक्स में जो सक्रिय हैं, एक्टिव, वो दिल्ली की सत्ता का विरोध करते हैं, विरोध पर विरोध बस। मतलब क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, या जो विरोध करना वो भी उसी की तरह, सरकार का भी करना तब भी इसी तरह दिल्ली के नाम से। अब जो राज्यपाल पुरोहित जी ने जो चिट्ठी लिख दी, राज्यपाल पुरोहित जी को दिल्ली का नुमाइंदा शो करेंगे। आज भगवान मान जी का जो यही है कि दिल्ली वाले बैठे और दूसरी विपक्षी दल भी इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकते। एक बात आप समझें कि जो लेटर पुरोहित जी ने धमकी चेतावनी दी है, उसको आज कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी या बहुजन समाज पार्टी, कोई भी किसी पार्टी को आप सीधे जाकर स्पष्ट करें कि आप इसका समर्थन करते हैं, ठीक है, कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये अनडेमोक्रेटिक है। एक चुनी हुई सरकार जिसके पास इतना बहुमत है, उसको अगर सजा दे सकेगी तो लोग ही देंगे अगले चुनाव में, जब भी है, चाहे वो पंचायत क्या है, नगर निगम क्या है, किसी क्या है, तो वो सजा लोगों का हक है। एक राज्यपाल इस हिसाब से चुनी सरकार को भंग करेगा तो पंजाब में ये स्थिति किसी को मान्य नहीं होगी। तो मेरा ये है कि देश और पंजाब के इंटरेस्ट को साथ साथ रखते हुए एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करने के लिए भी चिट्ठी को यहीं पे रोक देना चाहिए, या इस मुद्दे को आगे नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, ये जरूर बात है कि भगवंत मान जी ने आज कहा है कि मैंने जवाब दिए हैं उनके सवालों को, पर वो सवाल जवाब देने में भी एक मैं समझता मर्यादा होती है। उस मर्यादा का भी पालन एक मुख्यमंत्री, क्योंकि उनकी पदवी भी लोगों को तो चुना है, जो उनका एक्शन है वो लोग देखते हैं। केवल आप एक नकारात्मक या टकराव की नीति को लेकर अगर आज संवैधानिक कोई क्राइसिस पैदा करें तो उसका नुकसान अल्टीमेटली राज्य के लोगों को होगा। अगर आपको इंडिविजुअल पॉलिटिकल लाभ हो सकता है, भाजपा को नुकसान हो सकता है, आम आदमी को लाभ हो सकता है इस टकराव में किसी समय भी, पर आप एक बात समझे कि पंजाब का हित इस टकराव में नहीं है। ये पंजाब के हित को देखते हुए ये टकराव ना मुख्यमंत्री ना राज्यपाल दोनों को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब कुछ पंजाब के जन साधारण का हित ही नहीं छाड़ते तो इसका कोई लाभ नहीं है। तो वो चीज को मद्देनजर, और दोनों अपने अपने दोनों संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, तो इस चीज़ को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ रुकनी चाहिए, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सियासी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नए सियासी मुद्दों के साथ, सर इरविन के साथ करेंगे बातचीत। तब तक देखते रहिए उत्तम हिंदू टीवी।